हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये डेटा साइंस टर्म है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और फिर कैसे जाके ये डेटा साइंस टर्म मार्केट में आया। तो अगर आप इवोल्यूशन की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो सबसे पहले लोगों ने क्या सोचा कि जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो लोगों को समझ आई कि डेटा का ना काफी इम्पोर्टेंस है। डेटा इज द न्यू फ्यूल, उस समय लोगों को समझ में आ चुका था। तो उस हिसाब से लोगों ने क्या किया कि डेटा को यू नो कलेक्ट करना शुरू किया और कलेक्ट कर करके उनको बस रखना शुरू किया। बट प्रॉब्लम क्या था, उस समय कोई स्ट्रक्चरिंग नाम की चीज थी नहीं, कोई स्कीमा नाम की चीज थी नहीं, बस डेटा किसी भी तरीके से कहीं पे भी रखा हुआ था। तो इस टाइप के संग्रह को इनिशियली जहाँ पे बहुत काफी अनऑर्गेनाइज टाइप से डेटा को उठा के रख दिया गया, इसको बोलते थे डेटा लेक। अब डेटा लेक में तो डेटा रखा गया, चलिए सही बात है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपको किसी प्रकार का डेटा को रिट्राइव करना होता है या लेना होता है। उस समय डेटा कहाँ मौजूद है, कहाँ नहीं मौजूद है, इन सब सारी सारी परेशानियों से हमें जूझना पड़ता है। उसके लिए तकरीबन 1980 में या 19 लेट 1970 हम बोल सकते हैं, आईबीएम मेन फ्रेम लेकर आई। तो मेन फ्रेम एक कंप्यूटर था जो कि सारे के सारे कंपनी के डेटा को एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से रखता था। काफी दिनों तक मेन फ्रेम ने मार्केट पे राज किया, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आज भी इनफैक्ट बहुत सारी कंपनियां मेन फ्रेम यूज करती हैं। हालांकि मेन फ्रेम अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, बट सारे लोग अब क्लाउड पे आ चुके हैं। बट दिस दिस मेन फ्रेम, ये मेन फ्रेम काफी हद तक, काफी दिनों तक इसने बहुत सारी कंपनियों के डेटा को अपने पास रखा। तो ये था क्या, ये एक बहुत बड़ा कंप्यूटर था। और ये इतना बड़ा हुआ करता था ताकि एक रूम के बराबर आप कह सकते हैं, इतना बड़ा। तो वो तो सही है, बात है, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये थी कि अगर आपके पास इतना बड़ा कंप्यूटर है और ये बहुत एक्सपेंसिव था, ये बहुत कॉस्टली था, इसके खर्च बहुत थे और ये बहुत बड़ा था। अब चूंकि ये बहुत कॉस्टली था, बहुत एक्सपेंसिव था, तो ऑफ कोर्स ये बात है, छोटी कंपनी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो नहीं कर सकती तो फिर ये इसका ड्रॉबैक हो गया। और ये काफी बड़ा था, तो ये भी इसका ड्रॉबैक हो गया। और आप जानते हैं कि डेटा में, जब भी हम कोई कंपनी खोलते हैं डेटा की, जो डेटा स्टोर कर रही है, डेटा के साथ आता है बैकअप, है कि नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब इसका मेन सिस्टम ही इतना कॉस्टली और इतना बड़ा है, बैकअप तो आप भूल ही जाइए। तो आपको दो दो कंप्यूटर एक काम के लिए खरीदने पड़ेंगे। तो ठीक था, सेंट्रलाइज्ड था, अच्छी बात थी। बट जैसा थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, तो हमारे पास और भी सेंट्रलाइजेशन की बारी आई। लोग इंटरनेट पे आए और जो डेटा है वो ग्लोबली कनेक्ट होने लगे। तो फिर आया कंसेप्ट डेटा वेयर हाउस का। तो डेटा वेयर हाउस एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो कि एक स्पेसिफिक स्कीमा पे डेटा इंजीनियर द्वारा या डेटा आर्किटेक्ट द्वारा बनाया जाता है किसी कंपनी के लिए, ताकि सारे के सारे डेटा को काफी इफिशिएंटली सिस्टम में रखा जाए। क्योंकि जब डेटा को आप रखते हैं, उससे चाहिए कि तुरंत से तुरंत उससे डेटा बाहर निकाला जा सके किसी काम के लिए। तो डेटा वेयर हाउस को इन स्पेसिफिक डेटा एनालिसिस के लिए बनाया जाता है कि डेटा को इस हिसाब से रखना है कि अगर हमें डेटा एनालिसिस करना हो तो हम तुरंत उसको कर सके। तो उसके बाद फिर से इवोल्यूशन हुआ, और चूंकि डेटा वेयर हाउस आ ही चुका था और इसको इस तरीके से बनाया जाता था ताकि बड़े से बड़े डेटा भी डेटा एनालिसिस उस पे हो पाए। तो उसके बाद बारी आई बिजनेस इंटेलिजेंस की। और बिजनेस इंटेलिजेंस वाले जो पीपल थे, जिसको आज के डेट में हम डेटा एनालिस्ट भी बोल सकते हैं, ये वही लोग हैं जो पावर बीआई, टैबल्यू, एसपीएसएस, एक्सेल शीट, इन सब चीजों का यूज करते हुए डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डालते हैं, और उसके बाद उसमें से समझते हैं कि क्या अच्छा है क्या गलत है। इससे काफी काफी उनको बेनिफिट मिलती है के साथ। तो ये उसके बाद फिर डेटा माइनिंग है। डेटा माइनिंग कुछ होता नहीं है बेसिकली।
जैसे माइनिंग का मतलब होता है कि आप किसी जगह पे माइन कर रहे हैं, आपको मालूम है, आप एंटिसिपेट करते हैं कि वहां पे खजाना मिलेगा, यहाँ वहां पे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा, बट यू आर नॉट दैट मच श्योर। तो डेटा माइनिंग एक जेनरिक माइनिंग ऑफ डेटा होता है, जहां पे हम यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं, बाईवेरिएट एनालिसिस करते हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस करते हैं, और इस तलाश में रहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें उपयोगी चीजें उस डेटा में से मिल जाए। इसे कहते हैं डेटा माइनिंग। तो ये सारी की सारे चीजें आती हैं आपकी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में, ताकि आप उस डेटा का जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसका नेचर है, जो उसका स्वभाव है, आप उसको जानने की कोशिश करते हैं। जब थोड़ा एडवांसमेंट और हुआ तो फिर आए ये बिजनेस एनालिटिक्स पीपल। ये इनको हम बोल सकते हैं प्री डेटा साइंटिस्ट, क्योंकि ये लोग भी डिस्क्रिप्टिव तो करते ही थे, साथ में ये लोग प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी करते थे। इन्होंने स्टार्ट कर दिया था मॉडल से प्रिडिक्शन करवाना। तो चूंकि इन्होंने स्टार्ट कर दिया था मॉडल से प्रिडिक्शन करवाना, तो ये लोग, इन लोगों से ही प्रिडिक्टिव एनालिसिस की शुरुआत हुई बेसिकली। तो लेकिन इन लोगों के पास मशीन लर्निंग नहीं था उस समय। ये लोग स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करते थे। तो वहां पे कई सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल हैं, जैसे मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, और हो गया डिसीजन ट्री। तो और भी कई सारे हैं, अरिमा मॉडल हो गया। तो इन सब चीजों के तहत ये लोग प्रिडिक्टिव एनालिसिस करवा पाते थे। बट आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिकल टूल तो एक टूल है, बट वो उतना फास्ट नहीं है, उतना एक्यूरेट नहीं है। फिर बारी आई डेटा साइंटिस्ट की, जो कि डिस्क्रिप्टिव और प्रिडिक्टिव दोनों करवाते हैं, बट वो यूज करते हैं एक टूल जिसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। और अभी लेटेस्ट तो मशीन लर्निंग है। इसके अंदर फिर आपको डीप लर्निंग आता है, और फिर डीप लर्निंग के, सॉरी, फिर डीप लर्निंग के अंदर आपको आ जाएगा कंप्यूटर विजन हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, और कई सारी चीजें हो गई। तो यही था इवोल्यूशन डेटा साइंस का, बिल्कुल इनिशियल से लेके अभी तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।